भाइयों, जेवर क्षेत्र के सभी किसान भाइयों तथा उनके बच्चों को सादर नमस्कार। आज हम सभी भाई किसानों के बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारे साथ धोखा किया गया, अतः ये कहूँ जो जेवर क्षेत्र के बच्चों तथा किसानों के साथ धोखा किया गया, शासन और प्रशासन के तहत सोची समझी साजिश के तहत उसका उजागर करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। अतः मैं साथ में यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हम अपने किसान भाइयों को, माता पिता, ताऊ, चाचा, बाबा को अपनी मुहिम में जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जन जन तक पहुंचे, इसके माध्यम के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको समझ में आएगा कैसे आपके साथ, कैसे हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, कैसे हमको प्रताड़ना दी जा रही है, और ये सब काम विकास के नाम पर हो रहा है। विकास हुआ उनका जो उद्योगपति है, विकास हुआ उनका जो बाहर के लोग हैं, और विनाश हुआ हमारे क्षेत्र और क्षेत्र की जनता। हम उस विकास और विनाश की कहानी को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ कैसे धोखा किया गया? सच्चाई ये है, जेवर भूमि अधिग्रहण किसानों के साथ एक सोची समझी साजिश थी, एक धोखा था, जिसके अंतर्गत इन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसानों को कैसे बहकाया तथा डराया। तो मैं भाई से जानना चाहूंगा, आपको क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जैसे किसानों को उनको डरा करके इन्होंने सहमति प्रदान की, आप उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सन 2017-18 की बात है, जब ये लोग शासन प्रशासन के लोग, मैं पारोई गांव से हूँ, हमारे गांव में जब ये लोग आते थे तो ये हमसे कहते थे कि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अधिग्रहण से संबंधित जो भी आपको समस्याएं होंगी और उसका समाधान गांव में ही बैठ करके आपको शासन प्रशासन के कर्मचारी बैठा करेंगे। हमारे गांव में एक हमारे खेत का नंबर है जो आज की डेट में भी मतलब उसमें ट्रेजरी में पैसा पड़ा हुआ है खेत का। हम 6 साल हो गए दर बदर उस पैसे को निकालने के लिए 6 साल से हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये शासन प्रशासन इतना झूठ बोलता है, ठीक है। उन्होंने हमसे मतलब कैसे के मतलब कि हमको 2 गुना मुआवजा देकर के 4 गुना मिलना चाहिए था, 2 गुना दिया है ना। इन्होंने झूठे हमसे वादे किए। नीरज भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से किसान को समझाया, तो नहीं कहूँगा मैं, बहकाया गया, डराया गया, आपको इस बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों का जो भी दर्शक है हमारे या जो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि एक जो मुहिम कोई भी स्टार्ट होती है, एक छोटी सी स्टार्टिंग चिंगारी होती है और एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो उसी में ये हमारा जो सिलसिला चला हुआ है काफी टाइम से, लगभग हम पिछले 2 वर्ष से तो लगातार प्रयत्नशील हैं, अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के सामने जा रहे हैं, सभी अधिकारियों से बातें कर रहे हैं, अपनी समस्या उनको ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई भी हल निकलता दिख नहीं रहा है। तो कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सरकार ने ये प्रोजेक्ट लेके आए थे यहाँ पे कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक अच्छा एशिया का नंबर 1 जो एयरपोर्ट बनाने की दिशा में जो प्रोग्रेस था, तो उसमें सबसे पहले काम आता है जमीन अधिग्रहण का। तो जमीन अधिग्रहण किससे की जाए और किसने की? जमीन अधिग्रहण हमारी यमुना अथॉरिटी ने की थी। सरकार के अंडर में जो एक संस्था है, सरकारी ही संस्था है, उन्होंने क्या किया, कोई भी हम किसी चीज को किसी से लेते हैं तो सबसे पहले हम उसको प्यार से समझाते हैं। मुझे कोई किसी सामान की आवश्यकता है तो मैं सामने वाले से बहुत प्यार से बात करूंगा, मीठी मीठी बात करूंगा और उसको बहला के पुचकार के अपना काम निकाल के ले जाऊंगा। वही कहानी हुई थी हमारे किसान भाइयों के साथ में, कि सबसे पहले जो शासन के अधिकारी हैं वो आए, गांव में आए, उनके साथ में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और जो शासन दोनों मिलके ग्रामीणों को, पहली चीज तो सबसे बड़ा धोखा ये किया, जो ग्राम थे हमारे, क्योंकि गांव के बोर्ड भी लगे हुए हैं जो खुद कहीं ना कहीं सरकार ने लगाए हैं, ग्राम बनवारीवास, ग्राम पारोई, ग्राम रामनेर। तो ग्राम तो लिख के सारे कागजों में, इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, सब चीज ग्राम में था, लेकिन उसको घोषित कर दिया किसका? शहरीकरण का। क्यों घोषित कर दिया? पैसा 4 गुना ना देना पड़े। तो पहला सबसे बड़ा स्कैम बोल सकते हो, धोखा बोल सकते हो, कि जो उन्होंने आधी धनराशि हमें दी, हमें मिलने चाहिए थे, मान के चलो 50 लाख, हमें 25 में ही उन्होंने निपटा दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे वायदे किए जिनको हम विस्तार से एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। देवेश सर, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा, हमने ऐसा भी सुना था उस टाइम पर कि गांव के प्रधानों के पास प्रेशर आ रहा है नेसेसरी शासन प्रशासन की तरफ से कि इतने लोगों को इकट्ठा कीजिए, सहमति दिलवाइए, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है या तो ये अफवाह है? जो हमारे यहाँ हमारी जमीन ली गई थी 2017 में, ड्राफ्ट किया था, सब्जी एयरपोर्ट
एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सब लोगों का ऐसा फैलाया होता है। जब लोगों ने यहाँ जमीन नहीं दी तो ग्राम प्रधान रहे, अधिकारी रहे, एचएम रहे, डीएम रहे, सभी को हमसे लगा दिया और जमीन ली, फैलाया फुसलाया। मुद्दा ये था जब इन्होंने किसानों को बहका दिया, कुछ लोगों को डराया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे, जो आंदोलन कर रहे थे, केस के उनको डराने की कोशिश की गई और बहका करके इन्होंने जमीन के लिए सहमति ले ली। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा धोखा क्या किया गया, मैं आपको गांव के फोटो दिखाऊंगा। ये शहर ऐसे होते हैं, अगर शहर ऐसे होते तो क्या शहर में रहने वाले वो लोग इस जगह पर रह पाएंगे? ये गांव है और गांव की जमीन को शहरी घोषित कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण का जब कानून 16 से पास हुआ था, वहां पर यह कहा गया था, उसका डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें यह कहा गया था कि जो आपके ग्राम है, ग्राम की जमीन का जब भी अधिग्रहण किया जाएगा उसको 4 गुना दिया जाएगा और शहर की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसको 2 गुना दिया जाएगा सर्वे रेट के आधार पर। सबसे बड़ा धोखा इस क्षेत्र के साथ किया गया, इस क्षेत्र का विनाश किया गया। ग्रामीण क्षेत्र को शहरी घोषित करना बिना शहर होने के बावजूद भी, ये मेरी नजर में सबसे बड़ा धोखा था। ये जो है सबसे पहले जो हुआ ना धोखा, तो इसके बाद फिर और शोषण क्या क्या किया गया उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो किसानों का जो शोषण हुआ था उसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए। पहली चीज जो मुआवजा के लिए सौरभ जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मुआवजे को उन्होंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, जो कहीं ना कहीं हमें और रियायत देता, हमारी जो सहूलियत हो, जो उन्नति है उसको बढ़ाता, उसको उन्होंने आधा कर दिया पहले कि जो एक बच्चा होता है उसको पहले ही आधा उसको दबा दो। उसके बाद में दूसरा होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी का मुद्दा सबसे पहले उजागर होता है इनका कि इन्होंने, सरकार ने जो वादा खिलाफी किया था कि हम आपको अधिग्रहण कर रहे हैं, जमीन आप देंगे, रोजगार आएगा, विकास होगा, परंतु ये विकास नहीं हुआ। ये हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ। तीसरी कहानी आती है इसकी दबाव बनाने की। तो दबाव में क्या होता है, कोई जैसे घर परिवार में होते हैं 4 सदस्य किसी पे राजी होते हैं और एक किसी बात में राजी नहीं होते हैं, 2 राजी नहीं होते हैं, तो उनको बहलाया पुचकाया गया, उसके बाद में उनको डराया गया और दबाव बना के कहीं ना कहीं उसको अनैतिक तरीके से जो उनकी प्रक्रियाएं थी उसमें शामिल करके जबरदस्ती, जैसे उमाशंकर भाई ने कहा था कि उनका आज भी पैसा ट्रेजरी में रोक रखा है सरकार ने। वो किस बलबूते पर रखा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संख्या में कम रह गए। जो देने वाले संख्या थी वो ज्यादा हो गई, सरकार ने बेला पुचका के, और जो लड़ने वाले थे सरकार के खिलाफ, जिन्होंने मुहिम स्टार्ट की, वो लड़ने वाले रह गए कुछ कम सीमा में। ये दबाव बनाया और इनका पैसा आज भी रुका हुआ है। इसके बाद में कुछ अधूरे वादे थे सरकार के, और सरकार के जो झूठे वादे हैं उनके बारे में और सौरभ जी हमसे चर्चा करेंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि किसानों के साथ जमीन को हड़पा गया ज्यादा, कहीं ये अधिग्रहण समस्या सही नहीं लग रहा मुझे एक कहा समझ में आ रहा है कि जमीन को हड़पा गया कैसे भी करके किसी भी तरीके, साम दाम दंड भेद तरीके से किसानों को डरा करके जमीन को हड़पा गया। अब इनके वादों, झूठे वादों की लाइन क्या है, लाइन सुना दो। पहला वादा तो यही था, पहला धोखा तो वही कर दिया इन्होंने, ग्राम से शहर कर दिया। दूसरा इन्होंने वादा किया था जब आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो भी विस्थापित परिवार है, या तो वो 5.5 लाख रुपए ले लें, या तो वो 5.5 लाख रुपए लें। अगर वो 5.5 लाख रुपए ना लें तो वो एक नौकरी ले लें। नौकरी में उन्होंने ये कहा था, वो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का अक्सर शेयर किया जाएगा, उसमें ये कहा गया था कि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण देते हुए योग्यता अनुसार स्थायी नौकरी की व्यवस्था की जाए। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। हुआ था क्या है, अगर ये स्थायी नौकरी नहीं देते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम 5 लाख रुपए कटा बैठे हैं, हमको सैलरी देते हैं 30,000 रुपए पर मंथ की, मुझे 1 साल के अंदर 3,60,000 इतने रुपए रिकवर करता हूँ। 1 साल बाद कंपनी को मेरा काम पसंद नहीं आया, मुझसे कोई दोष हो गया, कुछ भी ना भी हुआ, उन्होंने बहाना बना करके निकाल दिया, मुझे तो मेरे भाई 5 लाख रुपए भी रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्होंने धोखा दिया है रोजगार का। अब रोजगार के विषय में क्या चल पा रहा है, मैं सिंपल कहता हूँ, रोजगार के माध्यम में इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी। 7 साल तक बच्चों को भिखारी दड़बड़ जैसे भटकता है वैसे भटकाए जा रहे हैं। क्या इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, रवि भाई इस बारे में बताएं। देखो जी, पहले तो शासन और प्रशासन की इसमें सबसे बड़ी नाकामी रही रोजगार दिलाने में। क्यों, जो वादे किए गए थे जमीन भूमि अधिग्रहण के समय कि आपको स्थायी रोजगार मिल जाएगा, 2 विकल्प में से एक विकल्प चुन लीजिए। हमने अपने भविष्य को देखते हुए हमने रोजगार का विकल्प चुना। जैसे ही अब उद्घाटन की तारीख आ रही है, रोजगार का देने का इनका टाइम आ गया, तो रोजगार जो दे रहे हैं ये अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रोजगार दे रहे हैं, जो कि हम 7 साल से इस चक्कर में बैठे थे कि कहीं हमको स्थायी रोजगार में लेकर जाते थे। शासन पे हमें भरोसा था, शासन प्रशासन पे हमें भरोसा था कि 7 साल बाद हमें कम से कम स्थायी रोजगार मिल जाएगा, हमें अपने भविष्य
सुधारने का मौका मिलेगा। जो हमने अपनी जमीन दी है, जिस पर हम जो जीवन यापन करते थे। और अब ये बोले आप प्रशिक्षित नहीं हो, प्रशिक्षण नहीं हो तो बताओ 7 साल से आप क्या कर रहे थे? पहली बात तो ये है, 7 साल से आप क्या कर रहे थे? आपको ये नहीं पता था कि आपके लिए प्लान बना के चल रहे हो, अब एंड टाइम पे अब रोजगार का टाइम आ गया तो आप बोल रहे हो आप प्रशिक्षित नहीं हो। तो आपने क्या करा इन 7 सालों में हमारे लिए? अब जो है तुम 6 मंथ की उस पर टाइम पीरियड पर जॉब दिला रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है आपकी भी। ये कहना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जैसा मैं भी इसी मुहिम में इसी प्रताड़ना का शिकार हूँ। 11 सितंबर 2025 को बच्चों के पास कॉल आती है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ भाइयों से कितनी सुंदरता है। 11 सितंबर 2025 को एयरपोर्ट में मेल भी आए थे, कुछ बच्चों को कॉल आई थी, जिसके अंतर्गत बच्चे वहां एकत्रित हुए। बच्चों का इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान कहा गया, कुछ बच्चों ने इंटरव्यू का समर्थन किया और इंटरव्यू में गए थे, बच्चे जॉब चाहते थे। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद हुआ क्या, बच्चों को जो ऑफर लेटर दिए गए उसमें वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसमें यह कहा गया है कि 6 महीने के लिए आपको हम प्रोविजन पीरियड में रखेंगे और कंपनी जब चाहे तब आपको निकाल सकती है। मेरा फिर वही सवाल है, कंपनी 1 साल बाद खुश नहीं हुई निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमने 5 लाख रुपए वैसे ही कटा दिए क्या? इससे बड़ी हम क्यों कटाते हैं? और जो कंपनी की स्टैंडर्ड की थी नहीं थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, जब इन्होंने हमसे हमारी जमीन ली तो ये सारे लोग मौजूद थे सरकार के शासन में। उस दिन एक सिंगल गवर्नमेंट अफसर मौजूद नहीं था। बच्चों के साथ ही किस तरीके का धोखा किया जा रहा है, यही बात मैं पूछूंगा। 11 सितंबर 2025 को एयरपोर्ट में क्या किया गया और आपको किस तरीके से आपका उल्लू सीधा करने की कोशिश की गई? भाई आप इस बारे में बिल्कुल, क्योंकि मैं इस जो इन्होंने कॉल की थी तो कॉल के द्वारा सबसे पहले इन्होंने बच्चों के पास में कॉल की और बच्चों को बुलाया गया। ये जो हमारी संख्या निकल के आ रही है 344 आ रही है। और जिन बच्चों ने जो रोजगार का विकल्प चुना था अपना, क्योंकि वो स्थायी रोजगार की उसमें बात थी और इसीलिए क्योंकि सभी का जीवन होता है एक स्टेबिलिटी, घर के नजदीक हो, अच्छी सुविधाएं हो, इसलिए हमने रोजगार का विकल्प चुना था। लेकिन हमको वहां पे देखने को मिला हमें देखने के लिए कि वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी की कंपनी, SIS, पैराग्रीन, उसके बाद में इन्होंने डस्टबिन साफ करने की क्लीनिंग स्टाफ वाली वो कंपनी और ज्यादातर सारी जो मतलब नॉर्मल कंपनियां होती हैं जो हमारे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड या जो हमारी योग्यता है उसके आधार पर नहीं थी। हमको बुला लिया गया और हमसे बोला गया कि आप एक बार जाके देखिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो उस मुहिम में हम चले गए थे उनके पास में और हमने एक एनालॉन कंपनी थी, उसके साथ में मैंने इंटरव्यू फेस किया। तो इंटरव्यू फेस होने के बाद उन्होंने जो हमारा चयन किया, क्योंकि हमारी योग्यता टेक्निकल नहीं थी तो उन्होंने एज ए हेल्पर हमें वहां पे सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने उसका विरोध किया कि हमें उस पद पे जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो वो गारंटी ले रहे हैं और ना ही हमें वो हमारी योग्यता के आधार पे पोस्ट दे रहे हैं। अब इसमें कंपनी की भी कमी नहीं है, क्योंकि कंपनी को जिस तरीके का टेक्निकल बंदे चाहिए वो हमारे पास योग्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने अपना जो योग्यता हासिल की थी वो BA, BSc या BCA, BBA ये सारी पढ़ाई हमने की थी। ना तो शासन के किसी अधिकारी ने हमसे बताया गया कि आपको टेक्निकल तैयारी करनी है, ना ही किसी भी अधिकारी ने हमसे बताया कि आपको किस तरीके की योग्यता एयरपोर्ट में चाहिएगी। आज जब हम उनके सामने जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आपको इसमें फील्ड में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है तो ही रखेंगे, अदरवाइज आपको नहीं रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं और सभी मिलके कर रहे हैं। इसमें एक अधिकारी नहीं है कोई भी, ये सब मिली जुली इनकी भगत है। ये मीटिंग के लिए बोलते हैं कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी का भी कोई भी डिसीजन नहीं आता है। 1 महीने से ऊपर हो गया, लगभग 1.5 महीने का समय हो चुका है उस कमेटी को। कमेटी में वही अधिकारी हैं जिनके पास हम बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। ना तो कोई अधिकारी हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है और ना ही कोई भी अधिकारी हमारी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। ये बस समय जो सारणी है उसको बढ़ा रहे हैं, कैसे भी करके एक बार इनका उद्घाटन हो जाए, उसके बाद में फिर बच्चे जहां जाएं उनकी मर्जी। सर इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जिस सर ने बताया जिस दिन इन्होंने 11 सितंबर को वो ड्रामा रचा था, एक्चुअली ड्रामा का फ्रॉड रचा था, जिसका हम लोग बहुत से लोगों ने बहिष्कार किया और कुछ लोग इस बहकावे में आ गए। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। अब दोबारा कंपनी आई तो उस दिन भी क्या किया गया है, उन्होंने कह दिया एक बार बैठ गए हम किसी में, अगर आपने हमें पसंद नहीं आ रही तो उसी जगह बैठेंगे, कर दिया गया कि आपको और कहीं बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके सबूत भी हम समय में आपके साथ प्रस्तुत रखेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ही एक सीधा कहते हैं, अगला पॉइंट मेरा है कि न्याय नाम की कोई चीज है ही नहीं, न्याय में कोई जॉब मिलेगी नहीं। अगर न्याय नाम की चीज आप ये मेरे पास ड्राफ्ट रखा हुआ है, आपने क्यों लिख दिया न्याय का?
आपने कहा नियाल में जॉब दी जाएगी, मतलब आपने उस टाइम में बच्चों का धोखा किया। आप नियाल का वादा करके मुकर रहे हैं, सीधा नियाल कंपनी द्वारा रोजगार देने से इनकार कर रहे हो और सरकारी नौकरी के बारे में झूठ लाना, बल्कि आप वहां लिख रहे हो सरकारी एवं गैर सरकारी। तो सरकारी मेरे घर वालों ने तो लिखा नहीं था, आपने लिखा ही क्यों सरकारी? आप वहीं लिखते हैं गैर सरकारी, आप सरकारी लिख रहे हो, आप न्याय लिख रहे हो NIL, उसका आप सीधे से मना कर पा रहे हो। ये किसानों, किसान भाइयों और जेवर क्षेत्र के साथ धोखा है। मैं अपने सभी इस जेवर क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, अगर अपने पर हुए अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़े और ये कहते रहे कि ये लड़ाई मेरी नहीं उनकी है, आज हम कटे हैं कल आप काटे जाओगे, ये पूरा क्षेत्र काटा जाएगा धीरे धीरे करके। मैं अगले पॉइंट पर जाना चाहूंगा, अगले पॉइंट पर जाऊं। उस पॉइंट में क्या है कि जब इन्होंने ये काम कर दिया, अगला पॉइंट सुनो, हमारी अब मांगे क्या है। हम इस अपनी अपील को IGRS के थ्रू हम दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ, इनके साथ इतनी अपील कर ली, हमारे चप्पल घिसेंगे सर, इनके चक्कर काटते काटते अब SDM सर मिलते भी नहीं हमें, हम तहसील जाते हैं बैठते नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं, डांटते हैं। कोई बच्चा कहते थे, ये कहते नेता बनने की कोशिश की जा रही है, क्या करे अब बच्चा, क्या करे? हम बता रहे हैं भाई मांगे क्या। जो हमने अपनी योगी आदित्यनाथ से एक टीम गई थी, वहां बात की, योगी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि देखते हैं वो मांगे क्या है। मैं आपको मांगे पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन हुआ जो योगी जी तक पहुंच चुकी है और हम बार बार योगी जी तक ही जाते रहेंगे। अब हम योगी जी के ही दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी प्रमुख मांग है, पहली मांग है 5 लाख का परित्याग कर प्रत्येक योग्य विस्थापित परिवार को तुरंत स्थायी नौकरी केवल उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार, जो कंपनियां बता देता हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नायल, ईडा, NIA तथा अन्य सरकारी विभागों में दी जाए और सन 3/11/2018 में RR ड्राफ्ट में जमीन पर कब्जा लेने के समय से नौकरी मिलने तक मासिक भत्ता दिया जाए। दूसरा है नौकरी किसी भी अस्थायी प्राइवेट कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी या ठेका वेंडर के माध्यम से न दी जाए। तीसरा पॉइंट है यदि नौकरी आप अब उपलब्ध कराना संभव ना हो सकता है आपने उस टाइम पे किसानों की जमीन को हड़पने के चक्कर में नौकरी का प्रलोभन बच्चों को दे दिया और आपका ऐसा कोई मतलब नहीं था, हम वह बात भी एक्सेप्ट करते हैं, आप मत दीजिए हमें नौकरी। विस्थापित परिवारों को उनकी योग्यता के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी व्यवसायों के आधार पर 50 लाख से 90 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, तक उचित प्रतिकर ब्याज सहित तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तीसरा हमारी मांग है जो व्यक्ति जो 41 साल से ऊपर हो चुके हैं, जब उन्होंने नौकरी डाली थी उस टाइम वो 30s में पढ़ रहे थे, अब वो 40 को क्रॉस कर चुके हैं, उनकी जॉब बची कितने दिन की है, उनको तुरंत नौकरी दी जाए या उनको मुआवजा पहले दिया जाए। अगला है सभी शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कक्षा 8 से लेकर के कुछ भी कर रखा हो को नौकरी का आदेश दिया जाए और प्रशिक्षण कराया जाए और ट्रेनिंग नौकरी पर चढ़ने के बाद होती है, नौकरी पर चढ़ने से पहले नहीं। तो नौकरी पर चढ़ाओ, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, उस डिपार्टमेंट के आधार पर हमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अगली हमारी जो मुख्य मांग है जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ शेयर की जा चुकी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ज्ञापन दिया गया, ये पढ़ के सुना रहा हूँ। जो भी उम्मीदवार किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उसका तुरंत मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाए तथा लास्ट जो ऑफर लेटर उस दिन 11 सितंबर 2025 को साजिश के तहत बच्चों को इशू कराए गए थे, उसके आधार पर अब वो किसी और इंटरव्यू बैठने लायक नहीं छोड़े हैं, उनको तुरंत किसी फल से निरस्त किया जाए। हमारी यही कुछ प्रमुख मांग है। सिंपल वर्डों में अगर आपसे बात करूं कि सिंपल एक सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत ही दी जाए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। आज किसान का बच्चा दर दर भटक रहा है, आपका समर्थन चाहिए, सभी किसान वासियों का, जेवर क्षेत्र के हर व्यक्ति का समर्थन चाहिए। आज बच्चों को मारा जा रहा है, कल आपको भी मारा जाएगा और जब तक क्षेत्र रेखा नहीं होगा पार नहीं पड़ने वाली। यह विकास नहीं किया गया, विनाश किया गया और विकास हुआ तो किसका हुआ? और जब कंपनियों का हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का हुआ, बड़ी बड़ी फर्मों का हुआ, हमारा क्या हुआ सर? विनाश। हम इस विनाश को स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।